गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेनू मैम, आपकी हिंदी अध्यापिका। तो आज हम करेंगे कक्षा 8 का, हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, उसी को आगे करते हैं। तो आज करते हैं उसके आगे रह के विभिन्न रूप की। रह के विभिन्न रूप कैसे हैं कि मात्रा संयोजक और संयुक्ताक्षर बनाने में रह की विशिष्ट स्थिति है। रह में ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वर्ण के बीच में लगाई जाती है, जैसे कि इस तरह से, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ। यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो रेफ के ऊपर लगता है, इस प्रकार से कि अगर कोई मात्रा के साथ में रह लगाना है तो इस तरह से लगता है। अब है जो हमें रह के जो रूप है कि यदि रह स्वर सहित पहले हो, यदि रह पहले हो और बाद में कोई अन्य स्वर सहित व्यंजन हो तो रह उस व्यंजन के ऊपर चला जाता है और इसे हम रेफ कहते हैं। किस तरह से कि ये जो व्यंजन है वो पूरा है, लेकिन रह है वो कैसा है, आधा है। तो हम इसके बाद में जो रह है वो इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे शीर्षक है, यहाँ पर शी, फिर आधा रह, फिर श और क, तो रह कहाँ लग जाएगा, पीछे वाले व्यंजन के ऊपर, इसे हम कहते हैं रेफ। फिर है पूरी पाई वाले व्यंजन, अंत और मध्य पाई। सभी स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित रह के साथ संयुक्त हो तो रह को नीचे की तरफ लगाया जाता है। तो किस तरह से कि जब क्या होता है कि रह आपका कैसा होता है, पूरा होता है। रह कैसा होगा आपका, पूरा होगा, लेकिन जिसके आगे वो लगा, जिस व्यंजन के बाद में वो, यानी उससे पहले वाला व्यंजन कैसा होगा, आधा, यानी स्वर रहित होगा, उसके अंदर क्या होगा, स्वर नहीं होगा। तो ऐसे में उसमें क्या हो जाएगा, वो उसके नीचे लग जाएगा, जैसे क्रम। तो आपके दो शब्द मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से। देखिए, जैसे एक तो है आपका कर्म और एक है आपका क्रम। ठीक है, जब आप इसको बोलते, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये तो है कर्म और ये क्या है, क्रम। तो यहाँ पर देखो बोलते हैं जो क्रम, क आधा, रह पूरा, क्रम, और यहाँ पर कर्म, यहाँ पर रह कैसा हो रहा है, आधा हो रहा है। तो अब इसका जब वर्ण विच्छेद करते हैं, क और क कैसा है, पूरा है, तो क में आ निकलेगा, प्लस में रह कैसा है आपका, स्वर रहित है, और फिर मैं और मैं में ए निकला। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला है क्रम में क्या है बेटा आपका कि क है आपका आधा, फिर आएगा आपके रह, और रह में ए, क्योंकि रह कैसा है आपका, पूरा है, स्वर सहित है, और फिर इसमें ए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से, यानी जो स्वर सहित है, यानी जिसमें रह में स्वर मिला हुआ है वो तो नीचे लगता है, और जो स्वर रहित है, जिसमें स्वर नहीं है, वो ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, आगे है स्वर रहित द और है, जब स्वर सहित रह के साथ में संयुक्त हो तो इस तरह से लगाए जाते हैं कि द में इस तरह से रह लगता है और है में इस तरह से लगता है। फिर है आपका स्वर सहित ट और ड, और जो खड़ी पाई वाले आपके व्यंजन थे उनके अंदर तो क्या था, रह को हम नीचे डंडे के रूप में लगाते हैं, और जब जो गोल है नीचे से, यानी जो खड़ी पाई वाले नहीं है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, ये ट, ठ, ड, ढ है, इनके अंदर जो रह है वो इस तरह से लगाया जाता है। श जब रह के साथ संयुक्त होता है तो श्र हो जाता है, और री की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, और जब श में भी मिलता है तो इस तरह से लिखता है, श्रृंगार, इस तरह से लिखा जाता है। फिर है आपका अनुस्वार या बिंदु। हिंदी में इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जिस स्वर के साथ के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, जैसे कि कंठ, बंदर, कंघा आदि। स्वर रहित पंचामक्षर, यानी स्वर रहित होते हैं जो पांचवें अक्षर, आपके जो 5 वर्ग बताए थे उनके जो 5वें व्यंजन है, 5वें अक्षर हैं, जब अपने वर्ग के व्यंजन से पहले आते हैं तब उसी के अनुसार के रूप में लगाया जाता है, जैसे पंकज, चंचल, घंटी, पंडित, चंपक, पंत आदि। अर्धचंद्राकार, हिंदी में कुछ अंग्रेजी ध्वनियाँ आ गई हैं। ओ अंग्रेजी की ध्वनि है, इसे ए और ओ के मध्य की ध्वनि के समान उच्चारित करते हैं। इसके ऊपर जो चंद्र है का चिन्ह लगता है, जैसे जब हम इसको लगाते हैं तो इसका उच्चारण ओ की तरह करते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, पॉलिश आदि। अनुनासिक ध्वनि
अनुनासिक ध्वनि, इन ध्वनि का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है। इसका जो चिन्ह है वो चंद्र बिंदु होता है, उदाहरण के रूप में चांद, मुंह आदि। फिर है आपके नुक्ता। अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी से आए कुछ ऐसे शब्दों के सही उच्चारण करने के लिए नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। इसके वर्णन के इसे वर्ण के नीचे लगाया, जैसे राज, कर्ज, फोटो, फौरन, रफू आदि। फिर है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण का विच्छेद का अर्थ है अलग करना। विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग करना। कि किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही क्या कहलाता है? आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। कि जब सब वर्णों को हम अलग अलग करके, जो कोई शब्द है उसके सभी वर्णों को हम अलग अलग करके लिखते हैं, वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों के मूल रूप में लिखा जाता है तथा व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है। कि जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो स्वर है वो अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं और व्यंजन है उसके नीचे हलंत लगता है। जैसे कमल, कै, ए, मैं, ए, ले, ए। भारतीय में भय, भय में किसकी मात्रा है? आ की। रे में किसकी मात्रा? ए की। तय में बड़ी ई की। ये में के में ए। यानी प्रत्येक व्यंजन के अंदर क्या होता है? स्वर होता है। और जिस व्यंजन में जो, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं है इसलिए ये इस तरह से लिखा जाता है कि ये आप इसको लिखोगे, लेकिन इसके साथ में जो अक्षर आधा होता है उसमें कोई भी स्वर नहीं होता। जैसे कि योग्यता है ये ओ। अब ग कैसा है? आधा। तो ग को हम हलंत लगा के लिखेंगे, उसके बाद में कोई भी स्वर हम नहीं लगाएंगे। ये, ए, तय, आ। ठीक है। इसी प्रकार से एक बार उपयुक्त देखिए। उपयुक्त में देखो ऊ, फिर पै, क्योंकि ऊ अपने आप में मात्रा है तो इसमें से कुछ हटाना नहीं। ऊ प्लस पै, पै में ए। अब ऊपर रे लगा हुआ है तो यानी इससे पहले है। रे आधा है, ये ऊ के रे। ठीक है। अब है उच्चारण और वर्तनी। शुद्ध भाषा के बोलने और लिखने में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व है। व्याकरण संबंधी नियमों का सही ज्ञान न होने के कारण प्रायः उच्चारण में अशुद्धि हो जाती है। इन अशुद्धियों को वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। कि जब इन वर्तनियों को जब उच्चारण हम गलत करते हैं तो उस चीज़ को हम लिखते भी गलत हैं। जैसे ए और आ से संबंधित अशुद्धियाँ हैं आपकी। जैसे आहार नहीं होता आहार, आज़ादी नहीं आज़ादी, व्यवहारिक नहीं व्यवहारिक, अत्यधिक नहीं अत्यधिक, साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक, आवश्यक नहीं आवश्यक। इसी प्रकार से आपके इसमें है तिथि, तिथि। बीमारी में बड़ी ई आएगी, बीमारी। श्रीमती, श्रीमती। इसी प्रकार से ऊ की मात्राएं हैं जिनके उच्चारण से संबंधित पूजनीय, पूजनीय। प्रभु, प्रभु। गेहूँ, गेहूँ। पशु, पशु। ऐसे ही बाकी भी आपके कुछ और भी शब्द हैं, इन सभी को आपको पढ़ना है। अब इसके आगे है प्रश्न उत्तर। तो ये प्रश्न मैंने चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये प्रश्न उत्तर आप अपने आप करोगे। इसके बाद में है निम्नलिखित व्यंजनों को छांटकर उच्च शीर्षक के नीचे लिखिए। कि इसमें से स्पर्श व्यंजन बताना है आपको, अंतस्थ व्यंजन लिखना है, ऊष्म व्यंजन लिखना है और संयुक्त व्यंजन लिखना है। तो आपको पता है कि आपका अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? ये, रे, ले, वे। ठीक है। तो यहाँ से आप ढूंढ के लिखोगे इनमें से कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर। फिर है आपकी ऊष्म व्यंजन, आपको पता है कौन कौन से हैं? तीनों से और है, ये ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन आपको पता है कौन से हैं? छ, त्रै, ज्ञ और श्र। ठीक है। तो आपको इन यहाँ पर जो व्यंजन दे रखे हैं उनमें से आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हो गए, अंतस्थ व्यंजन कौन से, ऊष्म व्यंजन और इसके अंदर संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन मैंने लिख दिए, स्पर्श व्यंजन बाकी बचे हुए क, घ। फिर आएगा आपकी इसके अंदर मैं, टैट है नहीं है, ऊष्म व्यंजन में आएगा। ये आप इसके अंदर लिख लोगे। अब है वर्ण विच्छेद करो। तो वर्ण विच्छेद भी आप आराम से कर सकते हैं। आपको बता दिया कि वर्ण विच्छेद किस तरह से किया जाएगा। एक मैं आपको फिर से इसमें कर देती हूँ कि कै प्लस में ई, से, नीचे हलंत लगाना है व्यंजन के साथ में, आ, न और ए। आगे है आपके शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध लिखना है परीक्षा, बड़ी की मात्रा आएगी रे में, परीक्षा। प्रणाम नहीं प्रणाम।
श्रीमती, श्रीमती, प्रशंसा, प्रशंसा, गृहस्थ, गृहस्थ, रोशनी, रोशनी में एक ही मात्रा आएगी। फिर है इनका शुद्ध उच्चारण करना है आपको। अब है निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और अर्थ के अंतर को समझिए। कि यहाँ पर जो कुछ शब्द दे रखे हैं जो देखने में एक जैसे हैं, बोलने में कुछ कुछ उच्चारण में एक जैसे, लेकिन उनमें किस तरह से अंतर है। वन, बन, बात, इस तरह से। तो देखिए, वन मतलब जंगल, बन मतलब बनना, वात एक रोग है, बात बातें करना, डाल पेड़ की शाखा, ढाल ढलान, बड़ा लंबा, बड़ा बढ़ना, वास स्थान, बास दुर्गंध, राज शासन का राज और राज रहस्य। ये देखिए नुक्ता से इसमें अंतर आ गया। पढ़ना गिरना, पढ़ना पढ़ाई करना, गाड़ी कार, गाढ़ी मोटी। ठीक है, तो ये सभी आपको जो बुक में एक्सरसाइज है वो बुक में फिल करनी है और प्रश्न उत्तर नोट करने हैं। थैंक यू। This is Anshu ma'am, your maths teacher. So in the previous class we discussed about exercise 5.1 and 3 questions of exercise 5.2. Now next move to the fourth question, and in 5.2 we discussed about the divisibility test, and till now we discussed up to divisibility test of 2, 3 and 5. Now next में हमारे पास है which of the number is divisible by 9. So 9 से divisibility के criteria क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिवाइडेड बाय 9। मतलब कि अब हम क्या करेंगे, सम करेंगे 3 के जैसे, लेकिन वहां पे क्या था, डिविजिबल होना चाहिए 3 से, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो फर्स्ट नंबर क्या है, 118, 1 प्लस 1 प्लस 8 कितना हो गया हमारे पास, नंबर 10, एंड 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। Now next is 846, so 8 plus 4 plus 6 that will be equals to 8 plus 4 is 12, 12 plus 6 is 18, and 18 is a multiple of 2 या 18 will be divisible by 9, so क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नंबर डिविजिबल है 9 से। Now next is 8 plus 5 plus 5 क्या हो गया सम तीनों का, 18, और 18 is again a multiple of 9, so that number will be divisible by 9, मतलब 855 is divisible by 9। Now next is which of the number is divisible by 10. So 10 से divisibility के लिए क्राइटेरिया होता है कि लास्ट डिजिट जो होती है वो 0 ही आनी चाहिए। ठीक है, तो जहां जहां लास्ट डिजिट 0 दिखे वहां पे क्या हो जाएगा, नंबर डिविजिबल, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे है 0 और यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा डिविजिबल। ठीक है, तो 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, एंड 10 के लिए लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में आपके पास ट्रू और फॉल्स है। तो आप अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ चुके हो, तो उसमें से आपको सिर्फ उसमें देखना है कि वो ट्रू है या नहीं है, मतलब कि डिविजिबल है तो ट्रू लिख देंगे, अगर नहीं है तो वहां पे फॉल्स लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट है इफ 62 और उसके बाद जो डिजिट है हमारे पास वो क्या है, एक्स की फॉर्म में है। ठीक है, अब वो नंबर जो है, जो भी हमारे पास है नंबर, वो क्या है, डिविजिबल बाय 2 है, और एक्स क्या है, यहाँ पे एक ही डिजिट है, ना कि कोई और है, 2 डिजिट या सेकेंड डिजिट नहीं है। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। नाउ 62x, हम डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए क्या देखते हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए वहां पे 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे भी वैल्यूज क्या हो जाएंगी इस x की, अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कुछ भी आ जाए तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ पे, पॉसिबल वैल्यूज आर 0, 2, 4, 6 या 8। मतलब यहाँ x के प्लेस में हम इन 5 वैल्यूज में से कुछ भी लिखेंगे तो ये नंबर क्या होगा हमारे पास, हमेशा डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में हमारे पास है इफ 76x इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कि यहाँ पे भी ये क्या है, एक ही डिजिट है और ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 7 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 13। अब 13 में हम क्या ऐड करें जिससे क्या हो जाए, ये नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाए। ठीक है, तो 13 में एक नंबर तो ऐड हो जाएगा, तो पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं हम यहाँ पे, पॉसिबल वैल्यूज आर, सो वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल 2, बिकॉज अगर हम 2 को यहाँ ऐड कर दें क्या बन जाएगा नंबर 15, और 15 क्या हो जाएगा 3 के टेबल में, बिकॉज 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया होता है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सो नाउ नेक्स्ट क्या बन सकती है हमारे पास 5। ठीक है, क्योंकि 13 प्लस 5 इज 18 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3। नाउ नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर हम वो करेंगे तो 5 प्लस 3 8। ठीक है, लेकिन 8 से 13 प्लस 8, तो ये यही नंबर होंगे हमारे पास जो होंगे वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स।
ना जो नेक्स्ट 9th और 10th है उसमें क्या देखना है हमें कि वहां पे डिविजिबल बाय होना चाहिए 9 और 10 से। तो वहां 9 के लिए क्या देख लेंगे, सम ऑफ डिजिट्स देख लेंगे, और उसके लिए 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद करना है। Now next move to the next exercise 5.3 in your book. That exercise will also written as in the form of 5.2. So correct it to 5.3. Now next exercise is. So next exercise first question is find the values of the letter. Letter मतलब यहाँ पे ABC जो भी given है उनको values find करनी है। फर्स्ट में हमारे पास है this one. So यहाँ जहाँ जहाँ स्पेस है उसको as it is वो कर लेते हैं 2, 4, 4 and 7 and 6, ठीक है। और साइन क्या है, प्लस। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास स्पेस है और यहाँ पे वैल्यूज हमें खुद से वो करनी है, मतलब ए की वैल्यू हमें खुद निकालनी है। यहाँ देखो प्लस साइन है, अब हम 4 में क्या ऐड करें जिससे क्या हो जाए हमारे पास 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्मॉलेस्ट डिजिट ढूंढते हैं और उसके बाद अगर नहीं होता है तो हम 10 के ऊपर वाली वैल्यूज को करते हैं फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली 2 से हमारे पास क्या हो रहा है 2 + 4 इज 6 बन रहा है। 7 + 4 ऑलरेडी गिवन है तो दोनों डिजिट्स क्या हो गई 1। अब यहाँ पे देखा प्लस, यहाँ पे पावर आ गई 1, तो इससे क्या हो गया 3 + 2 इज 7 तो क्या 3 + 2 इज 5, 5 + 1 इज 5 + 1 इज 6। सो दैट नंबर विल नॉट बी वेरीफाइड। सो यहाँ पे क्या होगा अब हमारे पास, तो मतलब यहाँ पे डिजिट्स चेंज होगी क्योंकि यहाँ पावर्स चेंज होगी। सो बेटा देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ पे आप 6 कर लेना, ठीक है, अपनी बुक में भी और वहां पे भी 6 कर लेना। तो यहाँ पे वैल्यू ए की है हमारे पास 2 और बी की वैल्यू क्या आई है 1, और हमें सिर्फ लेटर्स की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में हमारे पास है, तो हम यहाँ पे भी स्पेस की जगह क्या कर लेंगे, एज इट इज स्पेस शो कर देंगे, और क्या है वैल्यूज हमारे पास 6, 3 and 1, और बीच में साइन क्या है माइनस, ठीक है। अब 9 में से हम क्या माइनस करें जिससे 6 हो जाए, तो 9 - 3 इज 6, ठीक है, ये तो वैल्यू हो गई। अब यहाँ देखो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे अब किस में से माइनस करें, 2 किया आ जाए हमारे पास 3, ठीक है। तो 5 - 2 इज 3 होता है क्योंकि हम स्मॉलेस्ट डिजिट ढूंढते हैं, और अगर स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे वैल्यू नहीं होती है तो हम क्या करते हैं उसके बाद हम उसमें वैल्यू कौन सी वो करते हैं 10 के बाद वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑलरेडी, तो 5 माइनस हो गया हमारे पास 3, और 3 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 1 हो जाए, 3 - 2 इज 1। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5, बी की वैल्यू हो गई 2 एंड सी की वैल्यू 3, ठीक है। सिर्फ हमें लेटर्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मल्टीप्लीकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अगेन वही करेंगे, यहाँ पे है हमारे पास 3 और बाकी डिजिट्स क्या है मिसिंग है 7, ए हमारे पास मिसिंग है, यहाँ क्रॉस है, उसके बाद 0 है, एंड यहाँ पे अगेन ए है, और यहाँ 7 और ये ए और ए स्पेस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो यहाँ ही वैल्यू आती है वो, ठीक है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे सेम नंबर आ जाए हमारे पास, 3 × 3, तो यहाँ ए की वैल्यू मैंने 1 रखी लेकिन यहाँ ए नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट करते हैं 3 × 2 = 6, यहाँ 2 रखा लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 6 वैल्यू आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 3 × 3 = 9, लेकिन यहाँ 3 हुआ और यहाँ 9 आ गया, तो ये भी वैल्यू नहीं हो सकती। नाउ अगेन 3 × 4 = 12, 4 यहाँ हुआ, यहाँ 2 ही आ गया, तो ये भी वैल्यू नहीं होगी। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, और 15 का सिर्फ एक पावर होती है और बाकी 5 यहाँ होगा और पावर कहाँ चल जाएगी यहाँ पे, तो 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब जहां जहां ए दिख रहा है वहां हर जगह 5 लिख दो, ठीक है, हो गया ये टर्म। तो अब 3 × 5 = 15 हो गया, ठीक है, और एक पावर यहाँ पे हो गई। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे उसमें एक ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बन जाए 7, तो 3 × 2 = 6 होता है और 6 + 1 is 7। सो ये हो गया बी हमारे पास 2 हो गया। नेक्स्ट यहाँ नीचे भी 2 था, अब इसको वेरीफाई करते हैं कि 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 2 = 6 और एक 7 हो गया, ठीक है, ये तो वेरीफाई हो गया। यहाँ क्रॉस 2 × 5 = 10, 1 पावर हो गई, 2 × 2 = 4 और एक 5, और हो गया हमारे पास यही वैल्यू, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर। ए क्या हो गया हमारे पास 5 और बी क्या आ गई वैल्यू 2, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नाउ नेक्स्ट में हमारे पास 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो अगेन हम यहाँ पे जो वैल्यूज मिसिंग है उनको एलजीटीज यहाँ पे वो कर लेंगे 1, 5, और यहाँ क्या है मल्टीप्लाई साइन, नीचे क्या है 5, 2 सी की जगह वो, और यहाँ पे जो बुक में आपके पास 0 लिखा है उसको क्रॉस वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तीनों वैल्यूज ही मिसिंग है। नाउ नेक्स्ट वन इज डबल क्रॉस एंड देन 0 गिवन है, उसके बाद एक डिजिट मिसिंग और 2, लास्ट में जो है आंसर इसमें यहाँ पे गिवन है 6 और यहाँ 8, और ये दोनों बाकी डिजिट्स, ये तीनों डिजिट्स क्या मिसिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे
5 को हमें मल्टीप्लाई करना है जिससे लास्ट डिजिट क्या हो जाए 5, ठीक है। तो हमें पता है 5 वन जा 5 होता है, तो 5 वन जा अगर हम 5 करते हैं, यहाँ क्या हो गया 5 टू जा 10 और यहाँ क्या है 12, मतलब 2 पावर ऐड हो रही है यहाँ पे आगे, ठीक है। तो मतलब हमें इसको किस पावर में करना है, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे क्या हो जाए पावर 2 बन जाए, मतलब पावर 2 यहाँ ऐड करनी पड़े। तो 5 3 जा 15 होता है, लार्ज डिजिट 5 बट पावर इज 1। सो नेक्स्ट है 5 5 जा 15 25 एंड 25 में 5 यहाँ हो जाएगा, पावर 2 चल जाएगी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। मतलब a क्या आ गया हमारे पास 5 5 5 जा 25 2 पावर 5 2 जा 10 हो गया 12 5 1 जा 5 5 और 1 6, मतलब c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 6, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में हमारे पास 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, 1 5 जा 5 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नंबर। अब क्या है, यहाँ से हमारे पास डी ई और एफ तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब यहाँ पे कोई रिपीट हो रही है वैल्यूज जिसके हम देख सकते कुछ वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो अब आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमें करना है इस नंबर से, क्योंकि 2 नंबर से हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इस नंबर से करना है। तो यहाँ देखो अब पहली जो डिजिट आ रही है इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आ रहा है 0, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें 5 को जिससे 0 बन जाए, ठीक है। अब हमें नहीं पता क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, 5 4 जा 20 होता है, 2 पावर ऐड हो या 1 हो या हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद जो नंबर होगा इससे मल्टीप्लाई वहां पे क्या आना चाहिए वो नंबर, वो भी नहीं पता, वो भी मिसिंग है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 2 आ जाए। अब 5 कर देंगे तो यहाँ पे 5 बन जाएगा, ठीक है। 4 कर देंगे तो यहाँ 4 बन जाएगा, ठीक है। इसके आगे किससे होता है, यहाँ अगर हम 0 बनाने के लिए क्या करें, 4 से हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, लेकिन उन सबसे क्या हो जाएगा ये डिजिट्स ज्यादा बन जाएगी। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। अब 2 5 जा 10 1 पावर 2 2 जा 4 और 1 5 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। अब इन सबका सम करना है। यहाँ क्या हो गया 5, यहाँ क्या हो गया 7, ये ऑलरेडी 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 2। तो यहाँ से अब हमें अगर कंपेयर करना, a हो गया हमारे पास 5, b is 2, c is 6, d is 1, e is 2, f is 5, g is 5 again, h is 2, I is 7 and j is 5 again, ठीक है। So that is all for today. So rest of the questions we have tried in tomorrow's class. So thank you. Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous classes we have complete our geography portion and today we start our civics. Today we start our 28th chapter of civics, the Indian Constitution, Bharatiya Samvidhan. In this class we do the short and long question answer of this chapter because we do the exercise of this chapter in previous classes. Our first short question is, what do you understand by constitution? कि आप संविधान से क्या समझते हैं? आंसर इज, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड्स हाउ ए कंट्री और स्टेट वर्क्स। कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल्स का ऐसा सेट है जो हमें गाइड करता है कि एक देश या एक राज्य कैसे काम करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री कंटेन्स द पावर ऑफ ए गवर्नमेंट एज वेल एज इट लिमिटेशन। जो संविधान होता है उसके अंदर किसी देश की शक्तियाँ निहित होती हैं, किसी देश की शक्तियाँ एक संविधान के अंदर ही होती हैं, किसी सरकार की शक्तियाँ एक संविधान के अंदर होती हैं और उसके साथ साथ उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। अगर लिमिटेशंस नहीं होंगी तो कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी से काम करेगी, चाहे वो लोगों के हित में हो या ना हो, चाहे वो देश के हित में हो या ना हो। इसीलिए पावर्स देने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी दी गई हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन? कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या आउटलाइंस है, मतलब उसकी रूपरेखा क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द लॉ ऑफ द कंट्री। जो संविधान है वो किसी देश के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है, किसी देश के नियमों को बनाता है। द लीगलिटी ऑफ लॉ इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो लीगलिटी मतलब उनकी सत्यता या उनकी प्रमाणिकता एक कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रूव करता है। लॉज की जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनकी जो प्रमाणिकता होती है, लीगलिटी होती है कि वो वैध है या नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। थर्ड इज, इट मेक श्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट इनेक्ट लॉज विच वुड वायलेट द राइट ऑफ द सिटीजन्स। कि
कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बताता है, श्योर करता है कि जो सरकार है वो नियमों को, जो नियम लोगों के लिए बनाए जाने हैं वो बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, या जो नियम बने हैं वो लोगों के अधिकारों के लिए है या नहीं है। मतलब मान लो कोई नियम बनाया है और वो लोगों के हित में नहीं है तो उस नियम का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये भी कौन श्योर करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही श्योर करता है। आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन वाज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट? भारतीय संविधान प्रभाव में कब आया? इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान प्रभाव में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछे कि ये बन के कब तैयार हुआ तो हुआ था 26 नवंबर 1930 को, लेकिन ये प्रभाव में कब आया, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड वुमेन कैरी प्रोटेस्ट्स अगेन लिक्विड? कि औरतों ने शराब, लिक्विड का मतलब यहाँ पे शराब से है या नशीले जो भी पदार्थ है, ठीक है, उसके खिलाफ आंदोलन या कदम क्यों उठाए? द एंटी लिक्विड कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाय रूरल वुमेन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। की जो ये नशीले पदार्थ थे उनके विरुद्ध जो आंदोलन स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ? आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ और वहाँ की औरतों ने स्टार्ट किया इसको, वहाँ की औरतों ने स्टार्ट किया। और औरतें भी कहाँ की थी? ग्रामीण औरतें थी, वो शहर की नहीं बल्कि ग्रामीण औरतें थी। दे प्रोटेस्टेड अगेन लिक्विड बिकॉज दे डिमांडिंग ए बैन ऑन द सेल ऑफ द अल्कोहल। और उन्होंने ये आंदोलन किस लिए चलाया या विरोध किस लिए जताया? क्योंकि वो चाहती थी कि जो अल्कोहल की बिक्री है वो बंद हो जाए, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट मोनोपोलाइज द कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द सॉल्ट? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोलाइज करना मतलब अपने अधिकार में ले लेना, अपने अधिकृत कर लेना, द कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चर इकट्ठा करना और बनाना, नमक को इकट्ठा करना और बनाना अपने अंडर में क्यों ले लिया था? उसके सारे अधिकार अपने अंडर में क्यों ले लिए थे? तो आंसर है इन ऑर्डर टू harmonize regulations over the supply of salt, the British passed the Indian Salt Act of 1882 कि जो साल्ट बनता था उसकी सप्लाई को अपने अंडर में उन्होंने लेके उसके ऊपर नियम बनाया, एक एक्ट पास किया, इंडिया सॉल्ट एक्ट 1882। उन्होंने इसके बिक्री के ऊपर एक एक्ट बनाया था ये, ठीक है। और इसके अंदर जो नियम कानून बनाए थे वो भी ब्रिटिश सरकार ने अपने लिए बनाए थे, अपनी सुविधा के लिए बनाए थे, ना कि भारतीय लोगों की सुविधा के लिए। दिस क्रिएटेड ए गवर्नमेंट मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ साल्ट। और ये जो अभी मैंने आपको बताया कि ये सरकार ने ये मोनोपोली क्यों स्टार्ट की थी, ये जो नमक का बनाना था, मैन्युफैक्चर करना था और उसकी बिक्री के ऊपर ये जो अधिकार था वो किस किस के लिए था? नमक बनाने के लिए और उसकी बिक्री के लिए। और ये किसके लिए था? ब्रिटिश सरकार की भलाई के लिए था। द ब्रिटिशर्स वर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस फॉर देयर ट्रेड। और ब्रिटिशर्स जो अंग्रेजी सरकार थी उन्हीं को इससे फ़ायदा मिलता था, इसकी बिक्री से, बाय यूजिंग टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगलिटी ऑफ लॉज। कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है और उसकी जो नियम है उनके बारे में बताना है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज यूज्ड फॉर गवर्निंग ए स्टेट और कंट्री। कि संविधान क्या होता है? एक ऐसे फंडामेंटल लॉज, कुछ जो मौलिक नियम होते हैं, जो मौलिक कानून होते हैं, उनका एक समूह होता है जो सरकार को या किसी राज्य को या किसी देश को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए आवश्यक है। सेकेंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया? 26 नवंबर 1949 को लिखा गया एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और प्रभाव में कब आया, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को।
थर्ड पॉइंट इज इट इज़ ए गाइडलाइन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेसी। और ये एक गाइडलाइन है, मतलब एक दिशा निर्देश है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए। एक डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसको चलाने के लिए ये एक दिशा निर्देश है, मतलब रास्ता दिखाने वाले ये कुछ नियम है कि किसी देश में सरकार कैसे काम करेगी। लीगलिटी ऑफ लॉ, नियमों की वैधता। इट मेक्स श्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट इनेक्ट लॉज विच वुड वायलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि ये श्योर करता है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करेगी और लोगों के जो सिटीजन्स के जो राइट हैं उनके साथ कोई वायलेंट, मतलब कि कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। एक सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था उसके ऊपर हमें एक निबंध लिखना है। 1929 में हुआ था, दिसंबर 1929 में हुआ था। द आंसर इज द सॉल्ट मार्च, ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट सत्याग्रह। कि सॉल्ट मार्च जो ये सॉल्ट का जो विरुद्ध जो उन्होंने 1882 में एक एक्ट पास किया था, इंडियन सॉल्ट एक्ट, उसके विरुद्ध था ये एक सत्याग्रह, एक आंदोलन था जिसको साल्ट सत्याग्रह के नमक तोड़ो कानून के नाम से भी जाना जाता है। It was launched to protect the colonial government imposition of the salt tax in 1882। और इसको किस लिए लॉन्च किया गया था या ये किस लिए स्टार्ट हुआ था कि जो सरकार ने अपना एक नियम पास किया था टैक्स, सॉल्ट टैक्स के लिए 1882 में, तो उसके विरुद्ध था ये। ठीक है, अंग्रेजी जो सरकार थी उन्होंने एक नियम बनाया था सॉल्ट टैक्स 1882 में, तो उसके विरुद्ध ये नियम था, उस जो कानून को तोड़ने के लिए। द सॉल्ट सत्याग्रह मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। और जो सॉल्ट सत्याग्रह था वो एक शुरुआत थी, जो सरकार ने जो भी उनके ऊपर नियम कानून लगाए थे उनको डिसओबीडेंस मतलब मूवमेंट की, ये उस कानून को नहीं मानते थे। जो सत्याग्रह सॉल्ट मूवमेंट था ये शुरुआत थी एक सरकारी जो कानून आंदोलन थे उसका, वो उसको ओबे नहीं करते थे, मतलब उसका नियम का पालन नहीं करते थे। फोर्थ है इट वॉज स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 1930। ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ विद द मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। कहाँ से कहाँ तक था ये? साबरमती आश्रम से दांडी तक। ठीक है, इसको दांडी मार्च भी कहते हैं। देयर गांधी जी एंड हिज सपोर्टर्स वॉज टू डिफे ब्रिटिश पॉलिसी बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। और वहाँ गांधी जी और उनके सपोर्टर्स ने इस पॉलिसी को नकार दिया, इसके विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट किया था। कहाँ, जब वो दांडी पे पहुँचे थे तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो उन्होंने नमक बनाया समुद्र के पानी से। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंटी लिक्वेयर जो मूवमेंट है, ये जो 2 क्वेश्चंस हैं वो इसी में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा से नहीं करा रही हूँ। ठीक है, सो लेट वी स्टॉप दिस क्लास फॉर दिस क्वेश्चंस। वी डू नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। आई होप you understand all these questions very well and learn them for your examination. Thank you. Very pleasant morning to all my dear students of class 8 and all the viewers of this video. Student, this is Vinita ma'am, teacher in MLP International School Rajpura. Welcome you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are going to revise the content of the science syllabus. Okay, so in this video we will revise the content like the short question answer and long question answer of the chapter 12 friction. Student, we have read already that what are the frictions, kind of friction, how the frictions causes and factor affecting the friction. So student, friction क्या होते हैं उससे related सारे topics we have discussed in the our previous video. So now we are going to revise the question answers from this chapter. Student, here we have the short question answer. The first one is question 1, what is friction? Friction क्या होता है?
the force acting along the two surface in contact which opposes the motion of one body over the other. फ्रिक्शन होता है स्टूडेंट जो फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगता है अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, जैसे सपोज दैट ये सरफेस है एंड द ऑब्जेक्ट, ये इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो सरफेस, तो दैट इज द फ्रिक्शन. जो उनके बीच में घिसड़ आप कह सकते हो, रगड़ जो होती है, दैट इज द फ्रिक्शन. ओके, व्हाट इज ड्रैग? अब ड्रैग क्या होता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग. देखिए जो ऑब्जेक्ट्स सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में लगते हैं दैट वी कॉल द फ्रिक्शन, बट इन लिक्विड्स में जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है दैट वी कॉल द ड्रैग. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है एक्सर्ट किया जाता है फ्लूइड्स के थ्रू, उसे हम ड्रैग बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफरेंशिएट बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्टूडेंट रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बताना है. द रोलिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट व्हेन वन ऑफ देम इज रोलिंग ओवर द अदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. स्टूडेंट रोलिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है, देखिए जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, आपने देखा होगा रोल करना. रोल मीन्स जैसे ये पेन है, दैट इज वी कॉल द रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, स्लाइडिंग में क्या होगा? ये ऊपर से इसी तरीके से आएगा, दैट वी कॉल द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, नाउ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर स्लाइडिंग अपॉन वन अनदर. वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो बॉडीज के बीच में होता है स्लाइडिंग वे में, एक के ऊपर दूसरा स्लाइड कर रहा है. ओके, ढलन कर आ रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक कॉन्टिन्यूसली उसका यूनिफॉर्म स्पीड भी मेंशन किया, दैट वी कॉल द डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का कॉज क्या है? क्यों फ्रिक्शन होता है? When one surface moves over the other, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करता है, the grooves and ridges get interlocked. The interlocking of the surface forbids the further movement, give rise to friction. Students, see what happens when the one surface come in contact with the other. Though both the surfaces have ridges and grooves. Student, ridge and groove क्या होता है? जैसे सपोज दैट ये सरफेस है, इसके अंदर कुछ आपने इफ यू टॉक अबाउट द पीस ऑफ क्लॉथ, अगर आपने पीस ऑफ क्लॉथ के बारे में हम बात करें, यू कैन सी द फाइबर्स रेजिंग अपॉन. आप उसमें जो रेशे खड़े हुए से होते हैं आप देख सकते हो. इफ यू सी वेरी क्लोजर, अगर आप वेरी क्लोज जाकर के उसको देखते हैं, देन यू कैन सी द फाइबर्स. तो वो फाइबर्स जो है स्टूडेंट वो रिज एंड ग्रूव्स का काम करेंगे, बिकॉज अगर उसके ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहे हैं, लिसन वेरी केयरफुली, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके ऊपर से स्लाइड कर रहे हैं, आप अपना पाम भी स्लाइड करेंगे, तो वो क्या करता है? उसमें एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है. तो क्यों होता है वो फ्रिक्शन? बिकॉज द ग्रूव्स एंड रिजेस, ये ग्रूव्स एंड रिजेस जो दोनों सरफेस के मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट में होते हैं वो इंटरलॉक्ड हो जाते हैं. दे एक्ट, आपकी जैसे फिंगर्स है ना, इस फिंगर्स में जैसे हम दूसरा ये फिंगर डाला हमने, तो इस तरीके से इंटरलॉक्ड हो जाते हैं. तो दैट इज वाई दे क्रिएट द फ्रिक्शन. फिर वो क्या करते हैं? फॉरवर्ड्स करते हैं, एक दूसरे को आगे मूवमेंट में मना करते हैं. So that is the reason the friction create there. Okay. Now the question number 5 is, with the help of example prove that friction is a necessary evil. आपको ये प्रूव करना है कि जो फ्रिक्शन है वो एक एविल भी है. ओके, एविल इन द सेंस दैट मतलब खराब चीज कह सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी रोल अ बॉल, अगर हम रोल करते हैं एक बॉल को, देन द बॉल रोल्स एंड आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इट कम्स टू रेस्ट. अगर हम किसी बॉल को रोल कर रहे हैं तो वो रोल होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है. बट इट बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्टिंग बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड. दिस हैपन्स बिकॉज द बॉल एंड द ग्राउंड दैट दे बोथ कम इन द कॉन्टेक्ट. वो जब दोनों बॉल और ग्राउंड दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, देन स्लोली मूव करते हुए उसकी स्पीड कम होती जाती है. एंड स्पीड कम होती जाती है तो जो उसके रिज एंड ग्रूव्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड होने लगते हैं. ओके, बट इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, द बॉल विल कंटिन्यू टू रोल एंड इट विल नेवर स्टॉप. और अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, इट मीन्स उसके रिज एंड ग्रूव्स जो हैं आपस में इंटरलॉक नहीं हो रहे हैं, देन द बॉल कंटिन्यू टू रोल. बॉल जो हमारी बॉल है वो कंटिन्यूसली रोल करती हुई चली जाएगी, वो स्टॉप नहीं होगी. उसके स्टॉप होने का सिर्फ एक ही रीजन है, दैट द ridge and the grooves on the both of the surface get interlocked within each other. That is the reason the ball stop.
Okay, otherwise it will move continuously. Now move to the long question answer. So here we have the long question answer. The first one is, what is frictional force? Suggest and briefly explain 3 methods by friction can be minimized. You have to mention 3 methods. Okay, firstly we will discuss what is frictional force. Frictional force यानी जो the force, friction is the frictional force. Okay, the force acting along the two surface in contact with opposes the motion one body over the other. क्या होता है कि इसमें एक दूसरे के दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को अपोज करते हैं, मीन्स अपोज में मना करते हैं एक दूसरे को मूव करने से या उनको मतलब बाइंड करके रखते हैं, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन, बाय अप्लाइंग दीज वेज वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन. ओके, द फर्स्ट वन इज बाय पॉलिशिंग द सरफेस को पॉलिश करके. इफ रफ सरफेस, फर्स्ट वन इज बाय पॉलिशिंग द सरफेस को पॉलिश करके हम क्या कर सकते हैं, जो रफ सरफेस होता है कैन बी मेड स्मूथ बाय पॉलिशिंग एंड रिमूव हिल्स एंड वैलीज, रिज एंड ग्रूव्स, दैट इज हिल्स एंड वैलीज, जो अप एंड डाउन उनको रिमूव कर सकते हैं. बिकॉज अगर हम पॉलिशिंग कर देते हैं, उस पर कुछ लेयर लगा देते हैं, तो जितने भी रिज एंड ग्रूव्स हैं वो स्मूथ डाउन हो जाएंगे. द नेक्स्ट वन इज व्हील्स हेल्प टू मूव ऑब्जेक्ट इन इजी वे. जो व्हील्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करते हैं इजी वे में, बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द ग्राउंड इज लेस. क्योंकि जो व्हील्स और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो लेस हो जाता है. आपने देखा होगा जो व्हील्स होते हैं उसमें बीच में गैपिंग बनी हुई होती है, वो स्टूडेंट दैट इज वाई, बिकॉज वो क्या करते हैं, अगर वो गैप ना हो ना, अगर व्हील्स में वो गैप नहीं बनाया जाए तो वो कॉन्टिन्यूसली मूव होता चला जाएगा, वो स्टॉप नहीं होगा. उस गैपिंग की वजह से ही आपका व्हील स्टॉप होता है. ओके, बाय यूजिंग फाइन पाउडर्स लाइक ग्रेफाइट, अगर हम ग्रेफाइट का यूज करके मशीनरीज में ग्रेफाइट डाल देते हैं स्टूडेंट, देन इट, आप कह सकते हो इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो कैरम का. यू प्ले कैरम एट योर होम, व्हेन यू स्प्रे पाउडर ऑन दैट, ओके, टैल्कम पाउडर जब आप डालते हो स्टूडेंट, देन द स्टिगर मूव्स वेरी फास्ट एंड वेरी स्पीडली. ओके, बिकॉज उस टाइम पे वो पाउडर जो है वो एक्ट करता है एज अ ग्रीसिंग का काम करता है, उसमें मतलब एक फ्लो बन जाता है. ओके, Question number 2 is list any 3 ways by which friction can be increased and reduced. These are also like the same questions that we have done in first. इसमें भी आपको friction reduce करने के लिए 3 ways बताने हैं. तो friction can be reduced by the making surface smooth by polishing. पॉलिशिंग करके. द नेक्स्ट वन इज बाई लाइक ऑयल एंड ग्रीस. आपने देखा होगा व्हील्स वगैरह में ग्रीसिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है, जिससे कि सरफेस रब ना हो एंड इजीली मूव कर सके. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बियरिंग. आपने देखा होगा बॉल बियरिंग कुछ इस तरीके से होती हैं. यू कैन सी द इमेज ऑन इन योर टेक्स्ट बुक. इस तरीके से उसमें बियरिंग्स डली हुई होती है एंड ये बॉल्स मूव करने में हेल्प करती हैं. सो आपका ऑब्जेक्ट इजिली मूव कर सकते हैं. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. See student, what is fluid friction? Explain why object moving fluid must have special shapes. Firstly, here is the fluid friction. It is a force that resists motion either within the fluid itself or of another medium moving through fluid. Fluid के थ्रू जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं, उसमें मतलब क्या करना है, एक फोर्स, इट इज द फोर्स, एक काइंड का फोर्स होता है जो कि मोशन को मूव करने में मतलब दैट रेजिस्ट, मना करता है, या तो वो फ्लूइड के अंदर हो या बाय यूजिंग दैट. ओके, दैट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन. एंड नेक्स्ट इज मूविंग ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप. जो भी ऑब्जेक्ट मतलब फ्लूइड में मूव कर रहे हैं उनके पास स्पेशल शेप होती है, बिकॉज द फोर्स और द फ्रिक्शन force depend upon the shape of the object. Special shapes are designed to minimize the opposing frictional force. देखिए स्टूडेंट क्या होता है, यू हैव सीन द सबमरीन. वो सबमरीन इसलिए होती है, वो ऑब्जेक्ट जब वहां पर उसके अंदर वाटर के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसको उसकी शेप को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो इजिली उस वाटर को कट करते हुए मूव कर सके, बिकॉज ऑफ जिससे कि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे कम अप्लाई हो. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन have you come across? Define them. Is rolling friction more than dynamic friction? Sister, in this chapter you have read about the different types of friction. The first one is static, dynamic or sliding, rolling friction. Okay, these 3 kinds you have read. These all are the definitions of these. The first one is the force of friction called into the play which does not allow the two bodies to slide upon. Static में क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर अपने आप को slide करने नहीं देते, like skating. The next is table lamp,
रेस्टिंग ऑन द टेबल पर जो लैम्प रखा हुआ होता है, एंड स्केटिंग में जो मूवमेंट्स होते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज नाउ द नेक्स्ट इज डायनेमिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्टूडेंट, डायनेमिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज देन द वन दे आर स्लाइडिंग अपॉन वन अदर. स्लाइडिंग से पता ही चल रहा है आपको, नेम इट्स नेम सजेस्ट दैट द वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स अपॉन द अनदर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज we call the sliding friction. Okay, the examples are rubbing both hand to create heat. आपने winter time में बहुत क्या होगा, you rub your both hand to create heat, थोड़ा सा गर्माहट आ जाता है. that we can say that the example of the sliding friction. Now the next is rolling friction. The force of friction existing between the two surface in contact when one of them is rolling. रोलिंग में आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करता हुआ जा रहा है. जैसे आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ दिस रोलिंग पेन. ओके, सो इट विल एक्ट एज अ योर रोलिंग फ्रिक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें स्टूडेंट की रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो मोर देन डायनेमिक फ्रिक्शन होता है या नहीं. सो इट इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से दैट यू कैन से बहुत लेस होता है. फॉर सम पेयर ऑफ बॉडीज व्हेन one body rolls upon another there is no sliding or no slip between them. okay, स्टूडेंट क्या होता है कि जब वन ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर रोल कर रहा होता है तो वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होता, वहां पे स्लिप बिटवीन देम ओनली स्लिपिंग हो रही होती है. सो यू कैन से दैट इट इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. 3 ways in which friction is an advantage in our daily life. You have to tell that the friction in your daily life, how you will see. The first one is friction between our feet or footwear and the ground help us to walk. Yes, friend, you can see that the footwear that we wear and the contact when they come in the contact between the ground, they help in walking because there is a ridges. Okay, उसमें ridges and grooves होते हैं. That is why we can walk on the ground. It doesn't slip. Okay, the next is cars and buses are able to run on roads because of the friction. उसके व्हील्स जो होते हैं उनके अंदर भी ridges and grooves होते हैं. आपने देखा होगा कट्स वगैरह बने होते हैं. That is why they can move easily on the road. The next is without friction writing on the paper would be impossible as the tip of the pen will slip on the paper. अगर इन दोनों के बीच में friction नहीं होगा then you can't write on the paper, it will slip down your pen. Okay, student, we have completed our today's content. That's all. We are going to start with the E part on page number 82. See here, verb, a verb plus object plus to infinitive. मैंने आपको बताया था नॉन इन्फिनेटिव वो वर्ब्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग विदाउट, हम ये नहीं मेंशन करते उसके अंदर कि वो कितने पर्सन्स के लिए है या कौन से टेंस के लिए यूज़ होता है. सो स्टूडेंट्स, दिस हेयर इज़ द फॉर्मूला वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस टू इन्फिनेटिव. टू हम इन्फिनेटिव वर्ड के साथ लगाएंगे. सी, ये हमारे पास वर्ब्स हैं. इनको यूज़ करते हुए हमने कुछ वर्ड सेंटेंसेस का फ्रेम किया है. आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं. He forbade me to mention the subject again. The teacher warned us to be diligent with the weekly assignments. I have invited Sushil to come to dinner on Sunday. So students, we are using different verbs according to the sentences, but we are not use any mention in the sentences. हम according to the tense use करेंगे. See, अगर हमारे पास यहाँ पे हमने invite given है और हमें past tense में convert करना है तो we are using invited. So according to the sentences we are going to use the verbs. Now next is, you can see the formula here, verb plus to infinitive. verb के साथ infinitive यूज़ कर सकते हो आप, या फिर verb plus object, पहले object आ सकता है उसके बाद infinitive verb आ सकती है. You can see the example here. आपको यहाँ पे बॉक्स में बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स गिवन हैं. इन वर्ब्स को यूज़ करके यहाँ पे वो बनाए हुए हैं सेंटेंसेस. यू कैन सी, सुधा वांटेड टू बेक बटर बिस्किट्स.
सुधा वांटेड मी टू बेक बटर बिस्किट्स। दोनों सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग है। मोहिनी वुड लाइक टू लिव हेयर, मोहिनी वुड लाइक हर टू लिव हेयर। आपको सेंटेंसेस ऐसे फ्रेम करने हैं कि दोनों का मतलब एक ही निकले। ऑन द बेसिस ऑफ इट आई हैव अ बुक एक्सरसाइज ऑल्सो ऑन द पेज नंबर 82 ओनली। वर्कआउट है हमारा इस क्वेश्चन के बेसिस पे। यू कैन सी हेयर, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस टू मेक द सेम एज गिवन सेंटेंसेस। आपको यही मीनिंग सेम रखना है जो हमें गिवन है सेंटेंसेस के अंदर। आई थिंक यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर डेंटिस्ट। इसमें फर्स्ट में ये बोला है कि मुझे लगता है आपको को डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए। इसी सेंटेंस को आप दोबारा रीमेक करके लिखेंगे, लेकिन मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। आई वॉन्ट यू टू कंसल्ट अ डेंटिस्ट। सो this is the example for you how you are going to do. Next is the question I have done for you. Mother said I should manage my finances prudently. Mother advised, mother advise कर रही हैं you should manage your finances prudently. It means अगर मदर अपने फाइनेंसेस खुद कर सकती हैं, फाइनेंसेस को मैनेज कर सकती हैं, तो मदर एडवाइस कर रही हैं कि तुम्हें भी अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज करना आना चाहिए, यानी कि अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस, रचिता सेड आई कुड यूज़ हर लैपटॉप टू चेक माई मेल्स। अब रचिता ने ये बोला है, अब रचिता ने अलाउड कर दिया यू कुड यूज हर लैपटॉप टू चेक हर मेल्स। यू चेक्ड योर मेल्स, यानी कि उसने अलाउ कर दिया कि तुम अपनी मेल्स को चेक कर सकती हो उसके लैपटॉप को यूज़ करके। द इलेक्ट्रीशियन सेड I should not touch the wire with wet hands. So students, इलेक्ट्रीशियन ने वार्न किया है, वार्न हर, उसको मतलब उस लड़की को जो है उसको किया है वार्न कि तुम्हें यू शुड नॉट टच द वायर विद वेट हैंड्स, कि तुम्हें वेट हैंड से टच नहीं करना। सो स्टूडेंट्स, 3 एग्जाम्पल्स आई रिवाइज यू बाय टेलिंग यू। नाउ रेस्ट ऑफ द exercise is also done by me, so you can see here. Now let's start with the next topic, that is adjectives से related है अब हमारा। अब in this topic we are having adjective plus to infinitive। आप सबको पता है adjectives क्या होते हैं। जब हम किसी भी noun या pronoun की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम adjectives कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमें वर्ब्स गिवन हैं। फर्स्ट वाले में अब हमें वर्ब्स गिवन हैं, द वर्ब्स गिवन बिलो फ्रॉम द फॉलो द पैटर्न। अब हमें वर्ब्स गिवन है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें सेंटेंस फ्रेम करना है। सो आप इसको फ्रेम कैसे करेंगे, एडजेक्टिव प्लस ऑफ, एडजेक्टिव के बाद ऑफ आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव। अब नाउ सी द एग्जाम्पल हेयर, इट वॉज गुड of you to come jogging with me. It would be silly of him to spend all his money. So students, like this you are going to use of with the object where it is necessary. अब हम यूज़ करेंगे for, of और for कहाँ यूज़ करना है सेंटेंसेस के साथ। Now we are going to see. Ananya was anxious for the party to be a success. Would it be possible for you to move your truck please? तो अब हमें ये देखना है सेंटेंसेस में हमें ऑफ और फॉर कहाँ यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द वर्ब्स एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक एडजेक्टिव्स प्लस टू इन्फिनेटिव वी आर हैविंग अ बुक एक्सरसाइज ऑल्सो। नाउ लेट्स सी द बुक एक्सरसाइज। With the book exercise you will understand easily. Now see here, complete these sentences using for or of and the infinitive forms. infinitive forms को यूज़ करना है और जहाँ पे necessary है वहाँ पे आप for का यूज़ करेंगे, otherwise of का यूज़ करेंगे। और आपको जो verbs हैं
वो आपको ब्रैकेट में यानी बॉक्स में गिवन है। इन्हीं वर्ब्स को यूज़ करते हुए आप इस बुक एक्सरसाइज को फिल करेंगे। नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस इज डन। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, फॉर यू नहीं होगा यहाँ पे, हम उसके लिए काइंड हैं, टू कम विद मी टू द लाइब्रेरी। नेक्स्ट इज इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अस, it was difficult for us to hear what Shreya was saying, कि श्रेया क्या बोल रही है। It was nice of you to bring me these beautiful carnations, thank you very much. Next sentence is it was stupid of Deer to press the emergency button. अब इसमें आपको सेंटेंस पढ़ के ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऑफ आना चाहिए या फॉर आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ब्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी ऑन टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। इट वॉज वेरी केयरलेस ऑफ राजू टू ड्राइव द कार बियॉन्ड द स्पीड लिमिट। इट वॉज वेरी generous of you to lend us the money. Now students, I have done this book exercise for you. You just complete 2 book exercise in your fair notebook and write down the formula according to the verbs and the infinitive कि कहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। उस फॉर्मूले के ऊपर आप इसके नीचे आप ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नाउ थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक व्हाट आई टीच यू। थैंक यू एवरीवन। Hello student, welcome you to online classes of MLP School Rajpura. I Priyanka ma'am. Today's session I will teach you subject GK and classes 8th. Chapter is 15 and 16. 16 and 17. So chapter 16 is national symbols and chapter number 17 is famous Indian cities. Okay, so let's start. National symbol intend to unite people by creating visual, verbal or icons representation of national people's value, goals and history. जो नेशनल सिंबल होते हैं वो हमारे नेशन की यूनिटी को शो करते हैं। दिस सिंबल आर ऑफन रेल अराउंड एज ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म और एस्पायरिंग नेशनलिज्म आर डिजाइन टू बी इंक्लूजिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पीपल्स नेशनल कम्युनिटी। ओके, तो ये हमारी जो नेशनलिटी है उसके यूनिटी की सेलिब्रेशन में भी यूज होती हैं, मीन्स देशभक्ति का प्रतीक भी होते हैं। तो हेयर फर्स्ट वन इज आवर नेशनल फ्लैग। National flag is a horizontal tri-color with 3 equal horizontal strips, deep saffron strip at the top. इसमें आपको ये बताया गया है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका नेम क्या है, तिरंगा। एंड इसमें 3 कलर्स है। स्टूडेंट यू सी, फर्स्ट वन इज सेफ्रॉन, सेकेंड इज वाइट एंड थर्ड वन इज ग्रीन। और तीनों अलग अलग, जो तीनों कलर्स हैं वो अलग अलग चीज को डिनोट करते हैं। ओके, और जो इस नेशनल फ्लैग का जो रेशियो है वो 2/3 मीन्स विड्थ और लेंथ में 2/3 को रेशियो है। इन द सेंटर ऑफ व्हाइट स्ट्रिप इज ए व्हील इन नेवी ब्लू कलर विच रिप्रेजेंट द चक्रा। जो सेंटर में एक नेवी ब्लू कलर का सर्कल है जिसमें 24 स्टिक्स हैं और ये अशोक चक्र से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन, द नेशनल फ्लैग was adopted by the Constituent Assembly of India's July 22, 1947. ओके, ये कहाँ से अडोप्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया कब लिया गया था, जुलाई 22, 1947. ओके, नेक्स्ट वन इज नेशनल एम्बलम, दैट इज अवर नेशनल एम्बलम। हेयर 3 lions are show here. The national emblem of India is an adaptation from Sarnath lion, capital of Ashoka, as it stands today. Only 3 lions are visible in the fourth and being hidden from the view.
इसमें आपको 3 लाइन्स शो कर रहे हैं, एक इसके पीछे है, तो 4 लाइन्स है इसमें नेशनल एम्बलम में। और द व्हील अपीयर्स इन द relief in the center of the abacus with a bull on right and a horse on the left. The word सत्यमेव जयते are inscribed below the emblem. और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, it was adopted by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on 26 जनवरी 1950. जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस दिन इसको अडोप्ट किया गया था। ओके, तो स्टूडेंट इस चैप्टर में आपके इन बिटवीन क्वेश्चन बनेंगे। यू हैव टू मेक 10 इन बिटवीन क्वेश्चन एंड राइट इन योर नोटबुक लाइक दैट। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लैग एंड नंबर ऑफ कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट वन है नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम है वो रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड नेम इज जन गण मन। और ये 52 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए जब इसको सिंग करते हैं तो। और ये नेशनल एंथम है, कहाँ से अडोप्ट किया गया है, अडोप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑन 20, कब बना था ये, 24 जनवरी 1950। और कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ स्टेंजा, द फर्स्ट स्टेंजा विच हैज बीन अडोप्टेड बाय द डिफेंस फोर्सेज। और जो नेशनल जो एंथम है वो कब गाया जाता है, सेरेमोनियल ओकेजन मीन स्पेशल ओकेजन, जैसे कि पेट्रोटिज्म कोई भी होता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, लाइक दैट। ओके, नेशनल सॉन्ग simultaneously with the adoption of Jan Gan Man as the national anthem, it was decided to give equal status of Bankim Chandra Chatterjee Vande Mataram, which had been a source of inspiration to the people of India, their struggle for freedom. और ये किसको इंस्पायर करता है, जो लोग जिन लोगों ने इंडिया की आज़ादी के लिए योगदान दिया, स्ट्रगल किया मतलब उसमें। नेक्स्ट है नेशनल कैलेंडर है, जो न्यू कैलेंडर है वो किसके ऊपर बेस है, साका इरा पे है। और इसमें 21 मार्च से स्टार्ट होता है और मार्च 22 इन ए लीप ईयर। इस तरह से कॉमन इन 1 मार्च को कॉमन ईयर और 22 को लीप ईयर में काउंट किया जाता है। और ये कहाँ से लिया गया है, साका इरा से लिया गया है, ठीक है। हेयर नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल एंड नेशनल फ्लावर आर गिवन, पीकॉक, टाइगर, लोटस, like that. National bird peacock, animal tiger, and flower is lotus. Okay, so student, you have to learn and write 10 MCQ in between questions in your notebook. Next one is chapter number 17, famous Indian cities. यहाँ पे आपको इंडिया के कुछ फेमस सिटीज गिवन है। फर्स्ट वन इज फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल ऑफ सिख। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, अमृतसर में। फेमस फॉर ताजमहल, आगरा। नोन फॉर सिख मैन्युफैक्चरर, भागलपुर में है ये सिख मैन्युफैक्चरर्स। गांधी जी है स्टार्टेड सोल्ट सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, डांडी से, जो गुजरात में है। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स इज लोकेटेड कहाँ पे है, जमशेदपुर में। फेमस फॉर महादेवी टेम्पल, महादेवी टेम्पल कहाँ है, खजुराहो में। फेमस फॉर मिक्का माइनिंग, कोडरामा में है ये। फेमस फॉर बेंगल फैक्ट्री, बेंगल फैक्ट्री कहाँ है, फिरोजाबाद में। नोटेड फॉर वुलन इंडस्ट्री, धारीवाल में। फेमस फॉर द टावर ऑफ विक्ट्री, छत्तीसगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट वन है फेमस फॉर ऑयल रिफाइनरी, बरनोई में है। नोन फॉर ब्लैक पगोडा, कोणार्क में। फेमस फॉर मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, मदुरई में। डायमंड माइन का है, पन्ना में। नेक्स्ट वन है शिवा टेम्पल, वो कहाँ है, तंजौर में। ये दोनों कर्नाटक स्टेट में है। फेमस फॉर हैदर अली मौसोलियम, ये कहाँ है, श्रीरंगापट्टनम में। नेक्स्ट वन है जो हैदर अली की जो मकबरा है वो कहाँ पे, श्रीरंगापट्टनम में। फेमस फॉर जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे, पुरी में। नोटेड फॉर दिलवारा टेम्पल, माउंट आबू। सो स्टूडेंट, ये प्लेस गिवन है जहाँ पे जो हमारी ये फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस लोकेटेड हैं और कौन किस चीज के लिए फेमस है। तो यू हैव टू लर्न फॉर योर SA1 एग्जाम एंड राइट द आंसर इन योर बुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। So
स्टूडेंट इन द प्रीवियस वीडियो वी जस्ट लर्न अप टू द मॉन्स्टर। तो अब जो है नेक्स्ट हमारा जो है ये मैथोलॉजिकल जो क्रिएचर है वो है द ड्रैगन। तो ड्रैगन जो है एक आकर्षक दिखने वाला जो है क्रिएचर था, और यूजुअली क्या है ये जो क्रिएचर है इसके विंग्स होती है। देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में, कि डायग्राम में आपको बताया गया है कि कैसे है होता है ये। तो ये जो एशियन जो ग्रीक्स और रोमन्स जो है इसको बिलीव करते हैं कि ये एक एबिलिटी होती है इसमें, कि ये जो है कन्वे यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो डिस्ट्रॉयडफुल होता है, जो कि ये यहाँ तक कि अर्थ को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ में ड्रैगन जो है वो क्या होते हैं, बहुत ही बिग और अगली मॉन्स्टर्स माने गए हैं। और ये लाइक जैसे इसकी ये होती है बैट लाइक विंग्स होती है, और शार्प क्लॉज होती है, लाइक लायन की टेल होती है। देखो जैसे इसमें डायग्राम में बताया हुआ है, ये इसकी डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं। और ड्रैगन जो है ये बहुत ही लंबी सांस लेकर के जो है फायर को आपको हवा से मुंह से फायर भी निकालने में जो है सक्षम होता है। तो इससे जो है ये बहुत ही बुरा एविल और डिस्ट्रक्शंस के तरह से माना गया है कि ये ड्रैगन्स जो है ये जो है सिटीज़ को भी जला देते थे, और बहुत ही खजाना आप लूट करके जाकर के लोगों को भी मार सकते थे। तो जो है क्रिश्चियन आर्ट में इस ड्रैगन के सिंबल्स को जो है पाप को सिंगल्स माना गया है, यानी ये सिंबल्स जो है सिंह का सिंबल्स माना गया है। तो इसको जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं क्रस्ट अंडर द फीट ऑफ साइंस। ये जो है इसको साइन के फीट के नीचे से इसको जो है सिंबल माना गया है कि उसको जैसे क्रश कर देते हैं। तो ये जो है क्रिश्चियनिटी में जो है इसका ये मूर्ति तांस तब के रूप से इसे माना गया है। और उसी तरह से जो ड्रैगन है ये बहुत ही जो है और कंपनियों में कंट्रियों में भी जो है, जैसे जापान है, चाइना है, ये और भी कंट्रियों में अलग तरह से पाए जाते हैं। तो इसकी अपीयरेंस जो है वो जो है कैरेक्टर है उसका अकॉर्डिंग टू, इसको चाइना में इसको लंग के रूप में भी माना गया है, जो ये कहते हैं कि लार्ज जो है बहुत ही ज़्यादा लार्ज उसके लेग्स होते हैं, विंग्स होती हैं, और बहुत ही पावरफुल होते हैं। वो बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं और बिना ही किसी विंग्स के भी। और इसी तरह जो है लंग स्टूड फॉर अ पावर ऑफ द किंग, और ये लंग जो है वर्ड है ये चाइना में ये पावर माना जाता है किंग की तरह। एंड इट ब्रॉट गुड फॉर्चून टू द पीपल बाय ब्रिंगिंग रेन एंड स्टॉपिंग फ्लड्स। तो जो है चाइना में इसको जो है इविल के बजाय इसको एक अच्छा सिंबल माना गया है, जो कि इसको अगर ये आता है तो ये जो है लोगों में जो है बारिश को जो है लाता है साथ में, और फ्लड को जो है स्टॉप करता है। तो इस तरह की अलग अलग धारणाएं हैं। और उसी तरह से जो है ये चाइनीज़ एम्परर है, वो पीपल जो बिलीव करते हैं कि ड्रैगन जो है बहुत ही समझदार प्राणी होता है। और इंडियन मैथोलॉजिकल में भी इसको मेंशन किया हुआ है कि ड्रैगन जो है वो यूजुअली जो है उसके कोई आर्म्स और लेग नहीं होते। दे आर ऑफन होल्डेड लाइक ए कोबरा एंड दे मे हैव सेवरल हेड्स। तो जो है लोग यहाँ पे इंडियन मैथोलॉजी में इसको माना गया है कि इसके जो है पैर और लेग्स नहीं होते हैं और उसके आर्म्स नहीं होते हैं। तो ये एक तरह से हुडेड लाइक कोबरा होता है की तरह होता है, जिसके हुड कोबरा की तरह हो। तो ये अलग अलग की जो है धारणाएं हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो मैथोलॉजिकल क्रिएचर है वो है द फोनिक्स। तो ये फोनिक्स जो है ये खुली बर्ड मानी गई है अरेबिया से, फ्रॉम अरेबिया से चाइना तक। तो ये क्या है, एक ब्यूटीफुल बर्ड है जो ईगल की तरह दिखती है और रेड गोल्डन कलर के इसके फीदर्स हैं। इट इज़ बिलीव टू बी द बर्ड नेवर डाइड, और ये माना गया है कि ये बर्ड जो है कभी नहीं मरती है। तो अरेबियंस बिलीव्स क्या करते हैं कि फोनिक्स लिव एक ही टाइम में एक ही फोनिक्स जिंदा रहती है। एक कुड लिव अप टू लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, ये 500 साल तक जिंदा रहती है। और ये बहुत ही कलरफुल होती है और ब्लैक भी होती है, वाइट, रेड, ग्रीन एंड येलो फीदर्स। तो उसके जो कलरफुल फीदर्स होते हैं, और पीपल बिलीव करते हैं कि ये जो है ये कूल वेल के आसपास कहीं आपको नज़र आती है, और वाटर के। और इसका क्या है कि ये क्यों वहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि ये डेली बात करती है, यानी कि डेली इसको नहाने के लिए चाहिए, इसलिए कूल वाटर या वेल के पास आसपास पाई जाती है। ये जो है ये इतना ब्यूटीफुली गाना गाती है कि सन वुड स्टॉप टू लिसन, यानी कि सूरज भी इसका गाना सुनने के लिए रुक जाता है। द चाइनीज बिलीव करते हैं कि फोनिक्स जो है बहुत ही जेंटल बर्ड होती है, और ये जो है
कभी भी ग्राउंड पे नहीं आती है, और ये जो है ड्यू ड्रॉप्स यानी कि पानी की बूंदों को ही एक्सेप्ट करती है, लेती है, और अकॉर्डिंग टू देम, और उनके अनुसार फोनिक्स जो है एक लार्ज बिल है, और बिल की तरह नेक है उसके, स्नेक की तरह उसकी पूंछ होती है, और बैक जो है वो टॉर्टोइज की तरह होती है, और टेल होती है एक फिश की तरह। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है द फोनिक्स के बारे में। नाउ अब है अनाइकॉन। तो द यूनिकॉर्न का देखिए, ये यूरोपियंस है, ये देखिए यहाँ पे फोटो इसकी। यूरोपियंस जो यूनिकॉर्न को बिलीव करते हैं कि ब्यूटीफुल जो है स्पॉटलेसली वाइट हॉर्स होता है, जिसके सिंगल हॉर्न, यहाँ देखिए ऊपर एक सिंगल हॉर्न होती है, और ये भी माना गया है कि ये मैजिकल पावर से जो है लव होता है, और उसकी जो हॉर्न होती है वो जो है ग्राउंड में अगर डस्ट में लग जाती है तो वो जो है एक मेडिसिन का रूप ले लेती है। फिर पीपल क्या बिलीव करते हैं कि जो है वो डस्ट को अगर आप एक कप में डाल करके और किसी जो है पॉइजनस चीज में, ड्रिंक में अगर डाल देते हो तो वो भी चेंज होकर सो इसमें फीलिंग्स क्या होती है, उनकी मानना होता है कि अगर किसी कप में आप पॉइजन डाल दो तो उसका कलर, अगर फिर जो इसकी हॉर्न जो होती है, सिंग होती है इस हॉर्स की, उसका डस्ट अगर उसमें डाल दो तो वो पॉइजन चीज को भी जो है चेंज कर देती है। और जापान में जो सिमिलर है योकन को जो है किंग रिंग के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि इसकी जो है विंग्स जो है क्लाउड की तरह होती है, क्लाउड, ये क्लाउड में फ्लाई कर सकता है, और ये बहुत ही अच्छा माना गया है इसको, और ये कंसिडर करता है कि इसके बहुत ही गुड होता है, और ये एक एंड जो कोई भी इस बुरे पर्सन इसको देखता है तो वो अपने आप ही एक अच्छा बना सकता है, और उसकी हॉर्न जो है उसको पनिशमेंट देती है। तो ये एक जो है आप डिफरेंट कंट्रीज के मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। सो स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको यही वर्ड मीनिंग आपके यहाँ पे जो दिए गए हैं, मैथोलॉजिकल, सुपरनैचुरल, और ये है टेरिबली, तो ये आपको करना क्या है, आप इसका जो है मीनिंग्स आपने ऑलरेडी पहले भी किए हुए हैं, आप इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज, तो इसमें आपको वन वर्ड सेंटेंस लिखना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिस्लिक्स, तो बिस्लिक वर्ड का मतलब होता है कॉमन नेम फॉर, ये है जेनस ऑफ लिजर्ड, ये लिजर्ड्स का जो है कॉमन नेम है। ऑन व्हाट डिड द मॉन्स्टर ईट, मॉन्स्टर क्या खाता है, ह्यूमन फ्लैश खाता है। व्हाट वाज द नेशनल, ये है एम्ब्लेम ऑफ द क्रिश्चियन एम्पायर, ये है द ड्रैगन, ये है सॉरी, व्हाट वाज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ द चाइनीज एम्पायर, तो इसका है द ड्रैगन आंसर। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ए का देखिए फर्स्ट, ए बिस्लिक कुड ओनली बी किल्ड इफ इट हर्ट्स द डैश, क्रो ऑफ अ कॉक, रोर ऑफ अ टाइगर, ट्रम्बल ऑफ द ट्रम्बल, तो इसका ए आएगा, क्रो ऑफ ए कॉक, बिस्लिक जो है वो क्रो ऑफ ए कॉक से ही मर जाती है। द मॉन्स्टर हैड द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड हेड ऑफ अ लायन, डॉग और बुल, तो इसका आंसर है बुल, बुल यहाँ पे आएगा बुल। अब देखिए नंबर 3, इन डैश आर्ट द ड्रैगन इज अ सिंबल ऑफ सेंट, तो यो यूरोपियन आएगा, इंडियन आएगा या क्रिश्चियन आएगा, तो इसका सी है क्रिश्चियन, क्रिश्चियन सी इसका राइट आंसर है। नंबर 4 देखिए, द अरेबियंस बिलीव दैट द फोनिक्स कुड लिव अप टू 100 years, 300 years और 500, तो करेक्ट आंसर इज 500 years। नंबर 5 देखिए, the dash believed that phonic was a very gentle bird, चाइनीज बिलीव करते थे या ग्रीक्स या फ्रेंच, तो इसका सही आंसर है चाइनीज बिलीव करते थे कि फोनिक्स जो है बहुत ही जेंटल बर्ड है। नंबर 6 देखिएगा स्टूडेंट, द सिंगल हॉर्न ऑफ ए यूनिकॉर्न was believed to be producing from its head, forehead और nose, तो ये क्या है, इसका जो है करेक्ट आंसर ना हेड आएगा, तो इसका फोरहेड, यानी कि उसके फोरहेड पे जो है वो हॉर्न होती है। अब नंबर 7 देखिए, द जापान ए क्रिएचर सिमिलर टू द यूनिकॉर्न वाज कॉल्ड द कीरेन, कीरन, कीपेन, तो इसका राइट आंसर है कीरेन, तो इसका ए आंसर आएगा।
सो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, आज की वीडियो यहीं तक है। आपको ये जो है आपको जो है एमसीक्यूज हैं वो आपको लिखने हैं, लर्न करने हैं और इसको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।